लेकिन अगर सच में वो इतनी उत्पाती रही हैं तो क्या आपको लगता है इसी ढैया में जेल भी जाएंगी अब? जेल तो उनको जाना है। मैंने बोल रखा है कि इनको सुप्रीम कोर्ट जेल भेजेगी ईडी वाले मैटर में। कम्युनिस्टों को बर्बाद होने में 10 साल लगे थे, ये तो अभी 1 साल में बर्बाद हो जाएंगे। आज के पॉडकास्ट में आपने शनि को मौत का भंडारी तो बता दिया, लेकिन आज आपसे ये भी जानना है कि यही मौत का भंडारी किन लोगों को सीधा रंग से राजा बना देता है। शनि प्रसन्न है तो हीरा है, और शनि नाराज है तो कोयला है। 9th का शनि, जिस दिन आप तीसरा मकान बना लेंगे मौत हो जाएगी। तो 9th का शनि मकान के लिए अच्छा, लेकिन मैं कहता 2 मकान आपके नाम पे होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। 10वां शनि, मत बनाओ मकान। वहां सबसे दुर्दशा अरविंद केजरीवाल की होगी। उनको 15 सीट मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। मैं गुण को नहीं मानता, मैं 1 गुण पे भी शादी करा दूं और 36 गुण पे रोज डिवोर्स हो रहे हैं। तो गुण बहुत छोटी चीज है, कुंडली मिलाना कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। अगले साल ही देखिए यूपी का चुनाव, और यही कारण है कि अब ढैया 7.5 बताई जा रही है योगी जी की। वृषभ राशि है योगी आदित्यनाथ की। राशि से 11वां शनि जिंदगी का सबसे टॉप समय होता है। ओके। राशि से 6वां, राशि से तीसरा। टॉप का समय आने वाला है योगी जी? टॉप चल रहा है, इससे भी सुपर टॉप फरवरी 2028 तक है। और हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री बने सब 7.5 में बने। नरेंद्र मोदी 7.5 में प्रधानमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ जी को 7.5 लगी 2030 में, 2037 तक रहेगी, 2032 में प्रधानमंत्री बनेंगे। नमस्कार। आज का पंजाब क्या अगला बंगाल बनने जा रहा है? अब क्या बंगाल के बाद यूपी में भी खेला होबे होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 27 जुलाई से कर्मफलदाता न्यायाधीश शनि जब वक्री होंगे तो किस तरह की विनाश लीला हम सबको देखना अभी बाकी है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज के मेरे मेहमान एक ऐसी करिश्माई शख्सियत हैं जिनकी अकाट्य भविष्यवाणियां जब जब सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती हैं तो संत जी नाम की गूंज चारों तरफ गूंजती है। आइए स्वागत करते हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर संजीव आनंद जी का, जिन्हें हम और आप संत जी के नाम से ज्यादा जानते हैं और पहचानते हैं। स्वागत है सर एक बार फिर धर्म ज्ञान में आपका। राम हर हर महादेव, राधे राधे। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। सत्यता की कसौटी पर आपकी हर एक भविष्यवाणी अकाट्य रही है। बंगाल को लेकर हो, वर्ल्ड वॉर को लेकर हो, ममता दीदी को लेकर मुझे तो हाल ही में आप बोल के गए थे कि ममता दीदी खत्म, अब कुछ नहीं होने वाला, और दृश्य हमारे सामने है। एक बार अगर मैं बात करूं कि किस जो आपकी भविष्यवाणी सत्यता की कसौटी पर खरी उतरती हैं, इसके पीछे क्या हम आपका अनुभव कहें, आपकी जुबान पे माँ सरस्वती बैठ जाती हैं, या कल क्या होने वाला है आपको पहले से ही पता चल जाता है, एक इंट्यूशन पावर डेवलप पहले से है? देखिए तीनों चीज है। मैंने 97 में ज्योतिष की देवी होती है पंचांगुली देवी जी, मैंने इनकी 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप किया। मैंने 97 में इनकी साधना की, और ये मंत्र महामृत्युंजय से कम 15 से 18 गुना बड़ा है। बहुत कम लोग इस मंत्र को पढ़ पाते, और मैं नित्य प्रति साधना करता हूँ। मैंने पंचांगुली देवी को सिद्ध भी कर रखा है। मैं 97 से ज्योतिष कर रहा हूँ। उस समय सॉफ्टवेयर नहीं होते थे और कंप्यूटर नहीं होते थे, और छोटे शहरों में तो नहीं होते थे। तो मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ था, और उस समय जो मैं भविष्यवाणियाँ करता था अकाट्य होती थी। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर आने लगे, फिर कुंडली पे विशेषज्ञ हुए। जब से मैंने जैमिनी ज्योतिष पर अपनी कोशिश पकड़ जारी रखी जी। मैंने ममता बनर्जी जी के बारे में जो बोला, उनकी कुंडली मेरे को मिली। मैं सबसे कहता हूँ टाइम ना भी हो चलेगा, डेट ऑफ बर्थ में चंद्रमा चेंज ना करता। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में जो इंटरनेट पर है ममता का, वो डेट ऑफ बर्थ अलग है, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ अलग है। ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ में इनकी धनु राशि, सॉफ्टवेयर जो हैं इंटरनेट पर उसमें इनका रात तक 1 बजे तक मेष राशि है, उसके बाद वृषभ राशि होती है। कन्फ्यूजन था। जब ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ मिला तो मैंने बोल रखा है कि नवंबर दिसंबर तक
इनकी पार्टी राज्यसभा टूटेगी। लेकिन मैं कम देख रहा हूँ, उससे ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है कि इनकी पार्टी 1 से 2 महीना में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों टूट जाएगी। पश्चिम बंगाल में इतना गुस्सा है, जी। इतना गुस्सा है कि आज अगर ममता बनर्जी बिना सुरक्षा गार्ड के निकल जाए तो जनता उन्हें मृत घोषित कर देगी। अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ वो जेल जाएंगे, मैं तो बोल रखा है 15 जुलाई के बाद वो जेल जाएंगे। जब इंसान का समय खराब होता है तो उस घटनाएं बड़ी तेजी से घटती हैं। मैं हमेशा किसी के लिए अगर नेगेटिव घटना है तो उसको अंतिम समय देता हूं, कब तक बुरा होगा। मैंने अभिषेक बनर्जी के लिए 15 जुलाई बोला, यहां तक कि जेल जाएंगे। ममता बनर्जी जी का राजनीतिक पतन तो हो गया। कहते हैं कि सियासत में जब हार होती है तो शान जाती है, और युद्ध में जब हार होती है तो जान जाती है। सियासत में इनकी हार हो चुकी है। इनको भी पता है कि जनता नाराज है और जनता हमारे खिलाफ खड़ी है, और आने वाला वक्त अभी इनकी शनि की ढैया चल रही है, और ये शनि की ढैया मई 2027 में कुछ दिन के लिए हटेगी और फिर वापस आएगी, फरवरी 2028 तक रहेगी। मैंने इसी को ध्यान में रखकर बोला था कि 2026 में राज्यसभा टूटेगी, 100% टूटेगी, और 2028 में लोकसभा टूटेगी। 2029 का जो लोकसभा है, मैं आज भविष्यवाणी दे रहा हूं, जो कुंडली पर मैंने एक बार रिजल्ट दे दिया जी। वो कुंडली मेरी गुलाम है, और ममता बनर्जी की कुंडली पर मैंने रिजल्ट दे दिया। 16 साल का इनका राजयोग चला, राजयोग में उत्पात मचाई, जनता त्रस्त हो गई। राजयोग समाप्त हुआ तो इनका पूरा सब कुछ चकनाचूर हो गया। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर हनुमान जी बैठे थे, और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन के अभिमान को दूर करने के लिए कर्ण जब एक बाण चलाता था तो उनका रथ 3 कदम दूर जाता था, और जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 1 मील दूर जाता था। तो जब कर्ण का रथ 1 मील दूर जाता था तो कृष्ण बोलते थे बाह कर्ण बाह। यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लग रही थी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, यह बात अर्जुन ने कृष्ण से कही तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, हनुमान जी को बोले कि आप इनके रथ से उतर जाइए। और जब हनुमान जी उनके रथ से उतरे तो अर्जुन का रथ जल के भस्म हो गया। बोले कि हनुमान जी की शक्ति लेके बैठे थे और उस रथ को 3 कदम कर्ण पीछे कर रहा है, अगर ये नहीं होते तो आपका कदम रथ कम से कम 3 मील दूर जाता। इसीलिए कर्ण को मैं धन्यवाद दे रहा था। तो ममता बनर्जी का राजयोग समाप्त हो गया। अब इतना तेजी से पतन होगा। देखिए, ज्योतिष 3 लोक के लिए बना है, राजाओं के लिए, असफल राजनेताओं के लिए, उनको 5 साल हौसला कैसे मिलना जी, और बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए। यही 3 लोक के लिए ज्योतिष है। ममता बनर्जी ने इतना उत्पात मचाया, इतना उत्पात मचाया। कहते हैं कि व्यक्ति, दरिद्र नारायण, कमजोर व्यक्ति जो आप पे आश्रित हों, उनके, लेकिन अगर सच में वो इतनी उत्पाती रही हैं हाँ, तो क्या आपको लगता है इसी ढैया में जेल भी जाएंगी अब? जेल तो उनको जाना है, जेल तो उनको भी जाना है। मैंने तो बोल निश्चित रखा है अटल है। 100%। मैं अपनी यूट्यूब चैनल पर जब भी समय मिलता है मैं वीडियो डालता हूं। जी, मैंने बोल रखा है कि इनको सुप्रीम कोर्ट जेल भेजेगी, ईडी वाले मैटर में। जो ईडी के एक्शन लिया था अफसरों को, इन्होंने फाइल छीन के भागी थी, जी, वहां इनको जेल जाना है। ओके। और ये शनि के बकरी होने से पहले जाना है। बहुत बड़ी भविष्यवाणी करें क्योंकि 27 जुलाई को शनि वक्री हो जाएंगे। जी हाँ, 4 महीना तकरीबन 20 दिन शनि बकरी रहते हैं। जी जी, जब धनु राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, और जब ढैया तभी खतरनाक होती है जब शनि बकरी होता है। शनि नाराज शनि, 2 शनि होता है, एक गुड शनि, एक बैड शनि, एक प्रसन्न शनि, एक नाराज शनि। कार्बन तत्व से 2 चीज निकलती है, कोयला और हीरा। जी, शनि प्रसन्न है तो हीरा है, और शनि नाराज है तो कोयला है। और उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि राहु का मूवमेंट, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था, शनि जो फैसला देता है राहु उसको करके लाता है। राहु अभी ठीक था इनका, राशि से धनु, मकर, कुंभ तीसरा था, राशि से तीसरा राहु अच्छा होता है। इसीलिए इनको 80 सीट मिल गई, इसीलिए इनको 40% वोट मिल गया। आज अगर चुनाव करा दें, आज
जिस तरह चुनाव हुआ था उसी तरह चुनाव करा दें, इनको 15 सीट नहीं मिलेगी, 15, और इनके वोट परसेंट भी 20% से नीचे ही रहेंगे। अभी जब राहु चेंज करेगा दिसंबर 2026 में, तो राशि से दूसरा राहु हो जाएगा। इसको 4.5 ही बोलते हैं। जैसे शनि चंद्रमा से आगे पीछे होता 7.5 ही लगती है, उसी तरह चंद्रमा से आगे पीछे जब राहु जाता 4.5 ही होती है। बहुत बुरा वक्त आने वाला है। इनकी हेल्थ प्रॉब्लम होगी, जेल तो जाएंगी ही, हेल्थ प्रॉब्लम होगी, पार्टी टूटेगी, कम्युनिस्टों को बर्बाद होने में। 2011 में कम्युनिस्टों को 70 सीटें मिली थी, 2011 में। 2016 में 30-35 सीटें थीं। अब तो खत्म ही हो गया। 2021 में 0 पे थे, 2026 में 0 पे हैं। कम्युनिस्टों को बर्बाद होने में 10 साल लगे थे, ये तो अभी 1 साल में बर्बाद हो जाएंगे। 1 साल में शून्य हो जाएंगे खत्म। ममता दीदी। खत्म। अगला जब विधानसभा होगा, इनसे ज्यादा नोटा को वोट मिलेंगे। नोटा को ममता बनर्जी से ज्यादा वोट मिलेंगे। इनके टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, इनकी पार्टी से लड़ने वाला कोई नहीं होगा। 4%, 5%, 6% में खत्म हो जाएगा। एक समय वो भी था जब 24 से पहले इन्हीं ममता दीदी को विपक्ष के तौर पे, प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे देखा जाता था। राहुल गांधी की रेस में ये भी आगे थी। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं ज्योतिषी हूँ। मेरे पास तमाम लोग आ रहे हैं, बंगाल से तमाम लोग आ रहे हैं कुंडली दिखाने। 10 मिनट बोलते हैं कि मुझे ममता बनर्जी पे कुछ बोलना है। हमारे एक सज्जन आए थे, बोले कि हम टीएमसी में हमारी अच्छी पकड़ है। बोले 2021 का भी चुनाव बीजेपी जीत गई थी। जो जहाँ पे ये इनका ईवीएम मशीन रखी जाती है कलेक्टर हाउस में, जहाँ इन लोगों को लगता था कि यहाँ हमको वोट कम मिल सकते, एक तो इन्होंने डरा धमका दिया, सबके घर का आधार कार्ड, वोटर कार्ड ले लिए, आपको नहीं जाना, जाओगे तो बहन बेटियों के साथ बुरा होगा जी। 90% लोग वोट देने नहीं गए। इन्होंने अपनी मर्जी से वोट डाले। आपने देखा होगा कि गांव देहात में बीजेपी जीती थी 2021 में, शहर में हार गई थी। 140 में से 130 सीट ममता के पास थी, वो सब शहरी इलाका था, और इनके गुंडे शहर में सबको डरा धमका दिए। शहर के लोग डरपोक होते, गांव के लोग फिर भी दबंग होते, सब अपनी मर्जी से वोट डाले। फिर भी उनको कहीं डाउट रहा कि कहीं चुपके से कोई जाके कमल को ना दे दिया हो। इन्होंने स्ट्रांग रूम में बिजली 2-2 घंटे गायब करके अपने हिसाब से वोट इधर से उधर किए। मैं शुरू से बोलता आ रहा था आपके पॉडकास्ट पर कि अगर भ्रष्ट तरीके से मतदान होता है, जैसे 2021 में हुआ था, तो बीजेपी 165 आएगी, और अगर शांतिपूर्ण तरीके से, स्वच्छ तरीके से मतदान हो रहा है तो 180 सीट आएगी। और जो सुनामी चल रही है, कहीं 215 पे बीजेपी ना चली जाए और ममता 77 पे ना आ जाए। ममता 80 के आसपास है, बीजेपी 215 की जगह 210 पे, क्योंकि 220 सीटों पर लड़के आप 215 नहीं जीत सकते थे। आज अगर फिर से चुनाव हो जाए, चुनाव को गुजरे मात्र 1 महीना हुए हैं, लास्ट चरण 29 तारीख था, मैं दावे के साथ बोलता हूं इनको 15 सीट नहीं आएगी। चलिए, आपका सबसे बड़ा दावा कहें या भविष्यवाणी कहें कि शनि की इसी वक्री चाल में दीदी की जेल यात्रा भी शुरू हो जाएगी। बहरहाल आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, जब बात आती है कर्मफल न्यायाधीश शनिदेव की, जिनसे हर कोई डरता भी है क्योंकि रंग से राजा और राजा से रंग बनाने वाले भी यही हैं, लेकिन जब बात आती है मकान की, देखिए मकान हर किसी का अपना सपना होता है घर बनाने का। जब वहाँ पे मंगल को कहा जाता है कि मंगल मकान जोड़ता है, तो यहाँ पे शनि की क्या भूमिका देखी जाती है? बड़ा अच्छा है, सवाल अच्छा है। मेरे पास एक सज्जन आए थे 2-3 दिन पहले की बात है, ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे। उन्होंने तो शुरू में हमसे तर्क किया कि हमने जीवन भर जो ज्योतिष पढ़ा, आप तो उसको हवा में उड़ा दिए, आपने उसको हवा में उड़ा दिया, आप तो ज्योतिष को मजाक बना दिए, आप एक एक लाइन का सूत्र बोल रहे हैं और सूत्र कहीं गलत नहीं हो रहा। उनकी मिथुन राशि थी। बोले मैं भी आपकी पॉडकास्ट को सुना था, हम D9 में जाते हैं, D10 में जाते हैं, D द्वादश में जाते हैं, प्लस नक्षत्र में जाते हैं, तमाम चीज़ में जाते हैं। बोले हम 6 घंटा गणना करके जो चीज़ हम ढूंढ नहीं पाए, उसको आपने अपने पॉडकास्ट में आधे सेकंड में उड़ा दिया कि मिथुन राशि A से लेकर Z, जिनकी सबका समय खराब चल रहा है। बोले हम तो खून का आंसू रो रहे हैं। तो मैं बस इसी चीज़ को जानने आया हूँ कि आप बोल रहे हैं कि 2 जून से मिथुन राशि वालों का बढ़िया समय आ रहा है, तो क्या आ रहा है? मैंने कहा 2 जून से आ रहा है, लेकिन मिथुन राशि वालों का 15 जून से 15 जुलाई हर साल ठीक नहीं जाता।
तो इसलिए 15 जुलाई के बाद आपका टॉप समय। बोले आपने ना कुंडली देखी ना कुछ देखा, सिर्फ आपने राशि के ऊपर चाबुक हाँक जी। दिया। और ये ज्योतिष तो हम जीवन में पहली बार सुन रहे हैं। मैंने कहा मेरा जो कैलकुलेशन है आधे सेकंड में ही खत्म हो जाता है। अब शनि पे आपने चर्चा छेड़ी, शनि की बात मैं बता रहा हूं। शनि मकान है। शनि मकान कैसे हो गया संत जी? मंगल जो को जमीन से जोड़ते, भूमि पुत्र तो मंगल है। आपने सही बोला, ये वैदिक ज्योतिष का रूल है। जैसे नाड़ी ज्योतिष में केतु बेटा है, हम्म। केतु बेटा है। ओके ओके। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति, मंगल और सूरज से संतान देखते हैं, पुत्र संतान। ओके। अब तर्क है कि केतु बेटा कैसे है। केतु शरीर है। राहु क्या था? मेल राक्षस था, फीमेल नहीं था। केतु मेल था। शरीर का निचला हिस्सा प्रजनन अंग होता है, वहीं से लिंग का भेद होता है कि पुरुष है या स्त्री है। केतु पुत्र है। और इस रूल को आप कहीं भी लगाइए। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला कि वर्षफल में जब लगन पे केतु आता है तो पुत्र होता है। जी। अभी तक कम से कम 15-20 लोग का फोन आ गया कि वो प्रेडिक्शन सही है, हमारे वर्षफल में केतु आया, हमारे बेटे का आया, जानने वाले का आया। अभी मेरे घर कोई सज्जन आए थे बाहर से, तो उन्होंने बोला कि हमारे बहू को एक बेटी है, बेटा का योग कब बनता है। बैठे थे, मैंने देख के बोला कि आपकी बहू का तो योग निकल गया। 2 मई तक योग था उनका, वर्षफल 2 मई में चेंज हो रहा था। मैंने कहा इस साल तो संतान पुत्र के योग 200% थे। बोले बेटे से बात करें, बेटे से बात करें। मैंने कहा कि आपको पुत्र का योग था, आपने कोई मिसकैरेज कराया? बोले नहीं। मैंने आपकी पत्नी कंसीव की? बोले नहीं। बात आई गई हो गई। जब चलने लगे तो बोले हमारी बेटी को बेटा हुआ, उसकी कुंडली देख लेते। मैंने उस रूल में बोला था कि लगन पे जब केतु आएगा परिवार में किसी का, तो उस साल अगर हम संतान योग्य हैं तो हमको सब पुत्र संतान होगी। अगर हमारे बच्चे जुआवस्था में तो उनको पुत्र संतान होगी। भाई के बच्चों को होगी, भाई को होगी, नहीं तो बेटी को बेटा होगा। ओके। तो उनकी बेटी को बेटा हुआ था 4 महीना पहले। इन लोगों की इच्छा नहीं थी, उसने अपना दूसरा जगह काम कर दिया। ठीक उसी तरह से शनि मकान का कारक है। निर्माण कार्य में जो मजदूर लगते हैं वो शनि है। अच्छा। जैसे शनि को दान करना होता है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर जो हैं वही शनि है। शनि मकान पे मकान देता है। शनि मकान पे मकान देता है। अगर कुंडली के 12वें घर में शनि बैठा हो तो 36 साल के बाद मकान पे मकान होते। जब भी उसको पैसों की तंगी आए, निर्माण कार्य चालू करे, मकान खरीदना चालू करे, पैसे अपने आप आ जाएंगे। ओके। और जो संस्कृत का एक सूत्र बता रहा हूं, धन आता कैसे है, धन जाता कैसे, बड़ा गंभीर चर्चा कर रहा हूं। मैं श्लोक बोल रहा हूं, श्लोक के अर्थ बता देता हूं। धन मेहनत से नहीं आता, परिश्रम से नहीं आता। जैसे नारियल का पेड़ रेगिस्तान में रेत पे पाया जाता है, समुद्र के किनारे, और नारियल बड़ा सख्त होता है। अगर किसी के सर पे गिर जाए तो सर फट जाए। जी। और अगर किसी को ना पता हो कि नारियल के अंदर पानी होता है तो आदमी प्यासा मर जाए। जो समझदार होगा नारियल तोड़ करके उसको काट करके पानी पी लेगा, आदमी का प्यास भर जाएगा। और उसमें मिनरल बहुत होते हैं। अगर कैंसर का कोई पेशेंट है तो कैंसर के पेशेंट को भूख कम लगती है और उसको ताकत चाहिए, ताकत मिलती नहीं, भोजन पचाने की शक्ति खत्म हो जाती है। अगर आप कैंसर के पेशेंट को रोज 8 नारियल पानी पिलाते रहें तो उसको 2000 से 4000 कैलोरी ऑटोमेटिक मिल जाएगी और पानी को पचाने में ताकत नहीं लगती। मैंने कई कैंसर के पेशेंट को कंट्रोल होते हुए देखा है। आयुर्वेद के बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे जानने वाले हैं। वो क्या करते हैं, जब भी उनके पास कैंसर का पेशेंट आए, कैंसर का, उसको आते ही 2 नारियल पानी दे देंगे, फिर 2 घंटे बाद 1 नारियल, मतलब 2-2 घंटे के अंतराल पे 1-1 नारियल पानी देते जाएंगे। उसके शरीर में ऊर्जा बढ़ती जाएगी। कैलोरी चाहिए, चाहे भोजन से लो या नारियल पानी से लो, और नारियल पानी को पचने वक्त नहीं लगता। वह व्यक्ति 15 दिन में अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता है, ऊर्जा बढ़ जाती है और शरीर के सेल कैंसर के सेल को खाने लगते हैं। गांव के किसान को कैंसर क्यों नहीं होता? जी। गांव का किसान खेतों में काम करता है और जब भूख लगती है, 10 बजे तक काम किया, घर है 1 किलोमीटर दूर, और 4 घंटा उसने कुदाल चलाई, तो जब भूख लगती है तो शरीर की चर्बी, शरीर की अंदर की चर्बी को खाने लगती है। तो उसमें जो कैंसर के सेल कहीं बन रहे हो तो उसको खा जाती है। इसीलिए किसान का पेट नहीं निकला होता और उनको कैंसर 100 में 99.99% नहीं होता।
ये तो मैं समझ गई कि 12वें घर का शनि मकान पे मकान दे रहा है, लेकिन ये क्यों कहा जाता है कि 8वें घर का शनि इतना अच्छा नहीं होता है 8वें घर का शनि, और 10वें घर का शनि बहुत बलशाली होता है? फर्क क्यों होता है? अलग अलग भाव में शनि क्या मैं अलग अलग इसको हाँ मैं इसको समझा देता हूँ। शनि की जो भूमिका है, शनि कहाँ अच्छा होता है? शनि अच्छा होता है 7वें घर में, सबसे बढ़िया। तीसरे घर में, धन के लिए नहीं। तीसरे घर का शनि अच्छा है, धनवान नहीं बनाएगा। 7वां घर मकान विरासत में मिलती है। 9th का शनि बहुत अच्छा है, 10th का शनि बहुत अच्छा है, 11th का शनि बहुत अच्छा है, 12th का शनि बहुत अच्छा है। लेकिन मकान के लिए सबसे नंबर 1 है शनि 12वां, ओके। और उसके बाद है 7वां। जिसका भी 10वें घर में शनि बैठा हो, उसके पास जब तक वो मकान नहीं बनाएगा, मकान बनाने से 10 गुना ज़्यादा पैसा घर में पड़ा रहेगा। लेकिन जब वो मकान बना देगा तो उसकी स्थिति एकदम खराब हो जाएगी। बहुत से लोगों को देखते होंगे, जब तक उनका अपना मकान है, खूब कारोबार बढ़िया, खूब पैसा, गलती से उन्होंने मकान बना दिया, कहते हैं चटाई तक बिक जाती है, सब कुछ बिक जाता है। मेरे एक जानने वाले प्रीतमपुरा में रहते थे, बहुत अच्छा पैसा था उनके पास। फिर उनकी इच्छा हुई कि कोठी बना लें, उन्होंने कोठी बनाई, उसको सब बिक गया, सब बिक गया, सब कुछ बिक गया, चटाई तक बिक गई। 9th का शनि, जिस दिन आप तीसरा मकान बना लेंगे मौत हो जाएगी। तो 9th का शनि मकान के लिए अच्छा, लेकिन मैं कहता 2 मकान आपके नाम पे होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। 10वां शनि, मत बनाओ मकान। 50 साल की उम्र तक तो बनाओ ही मत। जब तक तुम मकान नहीं बनाओगे, मकान बनाने से 10 गुना ज्यादा पैसा तुम्हारे घर रहेगा। जब मकान बना लोगे, स्थिति डाउनफॉल हो जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं मकान सूट नहीं किया, कुछ लोग बोलते हैं वास्तु खराब है। मैं वास्तु को नहीं मानता, अब वास्तु को नहीं मानते? जरूरत ही नहीं है। जो इतनी दशाएं बताई जाती हैं, दिशाएं, छोड़ माफ कीजिए, दीजिए, दिशाएं। आपका ग्रह अच्छा है, आपका समय बढ़िया है। तो वास्तु वाले भी तो इसमें 9 ग्रहों को बिठा देते हैं। देखिए, आपको मैं चक्रव्यूह में नहीं फंसाता, मैं न्यूमरोलॉजी को नहीं मानता, मैं बड़ा साफ साफ बोलता हूं, मैं ग्रहों के अलावा किसी चीज को नहीं मानता। वही मकान चावड़ी बाजार में मेरे एक जानने वाले रहते जो थे, लोग डराते कि दक्षिण मुखी मकान है, वो मैं सब यम क्लियर कर देता हूँ। हलवाई की दुकान थी उनकी, बहुत बढ़िया चलता था उनका, वहाँ पे नई दिल्ली के आसपास मिठाई की दुकान थी, खूब बढ़िया चलता था। उन्होंने एक 50 गज का घर लिया, खूब तरक्की की, खूब मतलब इतना तरक्की की कि नाम नहीं, विदेश स्तर पे नाम हो गया। अच्छा। बहुत बड़ा नाम नहीं खोलूंगा क्योंकि मैं किसी की पब्लिसिटी करने के लिए नहीं बैठा हूं। जी जी। उनके मरने के बाद उनके बेटे उसी घर में रहे, बर्बाद हो गए। तो जब वो मकान अच्छा था, तो उस मकान में रहने वाला कोई व्यक्ति आबाद क्यों नहीं हुआ? वो व्यक्ति जो किस्मत का धनी था, वह उस मकान में रहा तो अरबपति बना। उनके बेटे उतने भाग्यशाली नहीं थे, उसी मकान में रह के सब बिक गया, सब खत्म हो गया। तो अगर मकान में दम है तो उस मकान में जो भी रहे, ए से लेकर जेड, सब राजा बने। किस्मत अच्छी है तो आप नाले के ऊपर खड़ा रहेंगे तो आपका भाग्य चमकेगा, और किस्मत खराब है तो आप मंदिर के अंदर बैठे रहेंगे तो आपकी किस्मत खराब होगी। जी। अब मैं उस प्रसंग की चर्चा करना छूट गया। नारियल में पानी के लिए पाइप नहीं होती, नारियल कठोर होता है, उसमें पाइप नहीं होती, लेकिन उसमें इतना पानी होता है कि आपका पेट भर जाए, और पूरी ताकत होती है। धन इस तरह से आता, दिखता नहीं है कहां से आ गया, धन कैसे आया दिखता नहीं है, बस लगा इस साल खूब धन आ गए। और धन जाता कैसे? हाथी जो है, बेल, जिसको हम लोग श्रीफल भी बोलते हैं, कुछ लोग बेल बोलते हैं, बेल गोल होता है, और बेल की खासियत है कि बेल को पक जाए, नहीं तोड़ेंगे फिर वो कच्चा हो जाता है। जब वो अपने सीजन में आएगा, चैत बैसाख में पक जाता है, आप नहीं तोड़ेंगे फिर कच्चा हो जाएगा। तो बेल को हाथी निगल जाती है। हाथी के दांत नहीं होते, हाथी के दांत पेट के अंदर होते हैं, चर्बी होती है जी। और जिस तरह से उसने बेल को साबुत निगल लिया, उसी तरह अगले दिन गोबर कर देती है। और आप देखेंगे बेल साबुत है, लेकिन बेल के अंदर हरापन पीलापन होता अंदर, जो बेल का रस बनता है। लेकिन जब आप उसको फोड़ेंगे तो अंदर सिर्फ काला काला होगा, कुछ नहीं, सिर्फ काला, सब प्रोटीन उसकी चर्बी ने खींच लिया। तो धन दिखते रहेगा कि सब है, एक झटका लगेगा सब खत्म हो जाएगा। ओके। जैसे अभी ममता बनर्जी, सब कुछ खत्म हो गया ना, कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएगा कि मुकदमे लड़ने के लिए पैसे नहीं बचेंगे। अरविंद केजरीवाल के पास तो पंजाब था, ममता बनर्जी ने जितने उत्पाद किए हैं, 2 साल 3 साल 5 साल बाद देखिएगा
कि मुकदमे लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पैसे भी नहीं बचेंगे, वकील तो छोड़ दीजिए। तो जब धन जाता है, 10 कोठी है, 50 चीजें हैं, एक झटके में सब खत्म हो जाता है। अच्छा, शनि अलग अलग भाव में अलग अलग परिणाम देता है। बता भी रहे हैं कि 11वें भाव का शनि मकान देता है, लेकिन क्या महिलाओं के साथ और पुरुषों की तुलना में अलग अलग है? क्यों कहा जाता है कि महिलाओं में, अगर महिलाओं के 5वें भाव में अगर शनि बैठे तो वहां पे शनि खराब हो जाते हैं, जी और हाँ, किस प्रकार जी से? हाँ, मैं समझा देता हूँ। पहले मकान की चर्चा कर दूं। शनि एक अपने आप में इतना बड़ा विस्तार है कि मैं शनि पे 10 दिन बोलूं कम है। जी। नाड़ी ज्योतिष का मतलब है कि ग्रह एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए कि आप लंदन शिफ्ट कर जाएं और आपका परिवार दिल्ली रहता हो, और अगर परिवार में स्ट्रगल हुआ या तकलीफ हुई तो आप लंदन में डिस्टर्ब हो जाएंगे। संबंध नहीं है, कोई तार नहीं जुड़े हुए। उसी तरह आप वहां डिस्टर्ब होंगे तो आपके परिवार के लोग यहां डिस्टर्ब हो जाएंगे। नाड़ी ज्योतिष की खासियत है कि ग्रह कहीं भी हो, एक दूसरे से संबंध होता है। अच्छा। अब मकान पे आता हूं, फिर शनि के हर रिजल्ट पे आता हूं। चौथे घर के शनि वालों को मकान नहीं बनाना चाहिए। मैं हजारों लोगों को जानता हूं, शनि स्वगृही था, चौथे घर में मकान बनाने के बाद कैंसर हो गया। ओके। एक तो 50 से पहले मकान नहीं बना। जिसका भी शनि चौथे घर में, उसका जल्दी मकान नहीं बनता। पिताजी बनाते अलग बात है, आप मकान 50 से पहले बना नहीं सकते, और बनाना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो मकान आपको कैंसर देता है। चौथा शनि वालों को मैं हमेशा कहता हूं, चौथा शनि वाला मकान ना बनाए। पत्नी के नाम पे पैसे हो, पत्नी खरीद ले। चौथा शनि वाला मकान बनाएगा तो चौथे घर का शनि जहर फैला देता है शरीर में। चंद्रमा जमीन है, और चौथे घर का शनि सांप माना गया। चंद्र शनि जहर योग बनता है, शनि मकान है। तो जब आप मकान बनाएंगे तो शनि को आपने स्थापित कर दिया, उस शनि जहर बनेगा, कैंसर होगा। 5वें घर का शनि आप मकान ना बनाए, आपका बेटा बनाए। 5वां घर संतान का होता है, आप मकान बनाएंगे तो बेटा बर्बाद हो जाएगा। बेटा बनाए तो अच्छा रहेगा। या जब आप मकान ले रहे हैं तो मिनिमम 50 साल की उम्र के बाद, वो भी 20 साल की लोन पर, ताकि वो 20 साल बाद मकान आपका होगा। तीसरे घर का शनि मकान के लिए बुरा नहीं है। सेकंड का भी शनि मकान के लिए बुरा नहीं है। 6वां शनि मकान देता है, जरूर देता है 36 के बाद। 7वां शनि कोई अपनी प्रॉपर्टी आपको दान करके चला जाएगा। इसी तरह विरासत में मिल जाएगी, किसी की प्रॉपर्टी औने पौने दाम में मिल जाएगी। बहुत से प्रसंग सुनते होंगे, नौकर था, 20 साल काम किया, बेटा नालायक निकल गया, बुजुर्ग दंपति ने वो पूरी संपत्ति उसको देके चले गए। जी। 8वां शनि कभी भी धर्मशाला, सराय मत बनाओ। अगर किसी का छत बनाओगे तुम मर जाओगे। ओके। शनि जो है मौत का भंडारी 8वें घर में। 8वें शनि वालों को कभी भी सराय, धर्मशाला यह नहीं बनाना चाहिए। मौत घर में चालू हो जाती है। 8वें घर का शनि वाला मकान ही ना बनाए। 9th का शनि 2 मकान से ज्यादा नहीं। 10वां शनि मकान एकदम न बनाए, मकान बनाने के बाद बर्बाद हो जाएगा। 11वां शनि मकान बनाए, 12वां शनि खूब मकान बनाए। अब एक चीज और बता रहा हूं, 6वां शनि मुकदमे जरूर होंगे। पौरुष की जन्म पत्रिका में 6वें शनि बैठा हो, मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि उसको अपने जीवन में मुकदमे जरूर होंगे। और 5वां शनि भी मुकदमा देगा। आजकल मैं देख रहा हूं लेडीज की जन्म पत्रिका में 5वां शनि डिवोर्स करा रहा है जी। और उनका डिवोर्स कोर्ट में जा रहा है। जी। अब ये 100 में 100 जगह नहीं। देखिए कई बार होता है लेडीज की मैरिज लाइफ खराब है, विवाह चला रही है, पति भगवान है, ये 100 में 100 जगह नियम लागू हुआ, 100 में 70-80 जगह। 5वां शनि अगर लेडीज की जन्म पत्रिका में है तो 3 रिजल्ट जरूर आएंगे। पहला, कन्या संतान होगी, और 1-2 मिसकैरेज होगा। हो सकता है 1-2 मिसकैरेज हो जाए तब कन्या संतान हो, या कन्या संतान के बाद 1-2 मिसकैरेज हो। उसके जीवन में मुकदमे होने की संभावना 50%। लेडीज के ऊपर मुकदमे नहीं होते जी। ड्राइवरिंग में कहीं 1-8% हो जाए, पहले पुलिस लेडीज के ऊपर मुकदमा नहीं कर, मर्द को पकड़ के ले जाती थी। फिर भी मैंने कहा 50% लेडीज के ऊपर मुकदमे हो सकते हैं। आपने लोन ले लिया, कुछ और कर लिया। 6वां शनि लेडीज हो या जेंट्स, मुकदमा जरूर होगा। कोई नहीं कह सकता है 6वां शनि वाला कि मेरे जीवन में मुकदमे नहीं आए। 5वां शनि लेडीज के लिए अच्छा नहीं होता, डिवोर्स कराता है, मुकदमे देता है, मृत संतान पैदा करता है, कन्या संतान ज्यादा होती है। जी। चौथे घर का शनि कैंसर देता है। चौथे घर का शनि कैंसर देता है, लेकिन सेकंड चरण में जब शनि के ऊपर शनि ट्रांजिट करता है तो चौथे घर का शनि वाला मकान न बनाए। मकान के बाद उसकी बर्बादी चालू। अगर मान लीजिए पिताजी ने मकान बनाया, हमारा चौथे शनि, तो दोष नहीं लगेगा। हमने मकान बनाया, हमारी फीलिंग है, हमारा पैसा लगा है, फीलिंग किसकी लगी ये इंपॉर्टेंट है।
निर्णय लेने वाले आप हैं। चौथा, शनि मकान ना बनाए, और बनाना भी है तो बेटा जब बड़ा हो जाए तो बेटा बनाए। बेटे के नाम पे हो, पत्नी के नाम पे हो, आपका उस निर्माण कार्य में कोई मतलब फीलिंग नहीं आनी चाहिए। अच्छा देखिए, जब मकान निर्माण होता है तो इसमें पुरुष की कुंडली देखी जाती है, स्त्री की कुंडली देखी जाती पुरुष के, पैसा पुरुष का लगता है है? और फीलिंग पुरुष की होती है, और महिला घर की मालिकीन होती है। मकान के पेपर्स जिसके नाम पे, क्या उसकी कुंडली नहीं देखी जाती है? नहीं, अगर जिनका चौथे शनि हो उनकी रजिस्ट्री पत्नी के नाम पे होनी चाहिए। ओके। उस निर्माण कार्य में कम जाए देखने, पत्नी जाए देखने, आर्किटेक्ट जाए देखने, बेटा जाए देखने, आपको बस मकान में जाकर रहना चाहिए। मकान सबको सूट नहीं करता। चौथा एकदम खराब है, जहर है। 10वां एकदम जहर है। उसके बाद 8वां 5वां मकान के लिए खराब है। 9th अच्छा है, 11th अच्छा, 12th अच्छा, तीसरा अच्छा, दूसरा अच्छा। चलिए, ये तो बात हुई मकान की। आशियाना जो हर किसी का सपना होता है। आज के पॉडकास्ट में आपने शनि को मौत का भंडारी तो बता दिया, लेकिन आज आपसे ये भी जानना है कि यही मौत का भंडारी किन लोगों को सीधा रंग से राजा बना देता है। क्यों कहा जाता है कि शनि ही रंग से राजा बनाने वाला ग्रह है सबसे बड़ा? शनि की अनुमति के बगैर जीवन में कोई अच्छी घटना नहीं घट सकती, और शनि की अनुमति के बगैर जीवन में कोई बुरी घटना नहीं घट सकती। परमिशन शनि से ली जाती जी हाँ। है। अब इसको व्यवहारिक रूप में आप देख लीजिए। काल पुरुष की कुंडली में 10वां घर शनि का होता है और 11वां घर इनकम का होता है। कर्म के अधिकारी कौन बने? शनि। और धन इनकम के स्वामी कौन बने? शनि। कर्म करोगे तो इनकम प्राप्त होगी। 9th भाग्य के स्वामी बृहस्पति बनते हैं। तो जिसका कर्म के साथ भाग्य जुड़ा होता है, इसको धर्म कर्माधिपति योग बोलते हैं। अगर बृहस्पति शनि कुंडली में एक साथ है तो एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है, धर्म कर्माधिपति योग। लेकिन अगर शनि की ही देखें तो शनि कर्म का कारक है और इनकम का कारक है। शनि के बगैर आप जीवन में सफल हो ही नहीं सकते। शनि को ठीक रखना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है, कुंडली खराब है, समय खराब है, वक्त खराब है, तो शनि 36 के बाद बुरा फल बंद कर देता है। तो 36 के बाद वो जिस पैसे में, मान लीजिए 36 से पहले 10 रुपया कमा रहा था, 36 के बाद हो सकता है 100 रुपया कमाने लगे। सिस्टम में सेट हो जाता है। ओके ओके। शनि इंपॉर्टेंट है। शनि खुश है तो सब बढ़िया, शनि नाराज है तो सब खराब है। बहरहाल अब तो देखिए, इस 26-27 जुलाई से ही शनि की वक्री चाल, कहा जाता है कि जब शनि मार्गी होते तब तो राहत दे देते हैं, वक्री होते, उल्टे होते ही उल्टी गिनती अभी शुरू हो जाती है लोगों की। बुरे दिन, बुरे दौर शुरू हो जाते हैं, लोग तो डराने लग जाते हैं। इस बार आपसे समझना है शनि की सबसे बड़ी वक्री चाल क्या कहती है राशियों के लिए? देखिए, बकरी ग्रह के बारे में शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। अच्छा। मुझे जो सीखना होता है मैं गोचर से सीखता हूँ। बकरी ग्रह के बारे में कोई एथेंटिक किसी ने कुछ नहीं लिखा। मैंने शनि को बड़ा बारीकी से देखा 97 से। हर साल 4 महीने, कभी 17 दिन, कभी 18 दिन, कभी 20 दिन के लिए बकरी होते हैं। 4 महीना 20 दिन मान के चलिए। अगर किसी का शनि अच्छा चल रहा है, बकरी हुआ, बकरी होते रिजल्ट खराब नहीं करेगा। जैसा आप पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग हवा में जा रही है, खूब ऊपर जा रही है, डोर ढीली होती है, लेकिन जब पतंग को खींचना चालू करते हैं तो कुछ देर बाद पतंग की डोर टाइट होने लगती है। कई बार इतनी टाइट होती है पतंग कट जाती है। जी। तो जब शनि बकरी होता है, यानी अपनी उल्टी चाल करता है, तो 1-2 महीना कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 4 महीना 20 दिन में 3 महीना तक शनि आराम से निकाल देता है। लेकिन जब शनि बकरी की चरम सीमा पे पहुंच जाता है और जब वहां से वो मार्गी होने के नजदीक आता है, तो पतंग में जैसे तनाव बढ़ती है डोर में, कई बार पतंग कट जाती है। वो 1 महीना 20 दिन, अगर किसी की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि का गोचर खराब है, तो 1 महीना 20 दिन खून के आंसू रुला देता है। तो हमारे दिमाग में जो 4 महीना 20 दिन भरा हुआ है, जैसे कोई मेहमान आपके घर आया 4 महीना 20 दिन के लिए, अच्छा या बुरा करने के लिए, तो आया है 4 महीना 20 दिन के लिए, तो पहले 10-15 दिन तो इधर उधर की बातें होंगी। यस यस। जाने से पहले इंपॉर्टेंट बात होती है। अगर किसी का शनि बहुत अच्छा चल रहा है कुंडली में, वो बकरी होगा तो और जबरदस्त अच्छा फल देगा। कई लोग कहते हैं कि शनि अच्छा चल रहा है, बकरी हुआ तो खराब फल देगा। जी जी। कई लोग कहते हैं कि अगर खराब फल दे रहा बकरी होगा तो अच्छा फल देगा। नहीं, ये गलत है। शनि बकरी का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि एक घर है 20 फीट लंबा, एक बार आदमी गया 20 फीट, फिर मान लीजिए बकरी में फिर 20 फीट पीछे आया, फिर वो 20 फीट गया, तो कितना बार? 3 बार आ गया जी। तो हर चीज को देखते हुए चला गया। तो जब शनि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है
और जब वो बकरी होता है तो उसका फल और बड़ा हो जाता है, बढ़िया, ओके। क्योंकि वो 3 बार उसी जगह को मार लिया। और जब शनि नाराज है तो जब बकरी होता है तो और नाराज हो जाता है। तो जब वो 3 राउंड उसी जगह को मारेगा तो और ज्यादा परेशानी देगा। तो इसलिए जिनकी 7.5 है, ढैया है, शनि का गोचर खराब है, जिनका शनि 0.1 है, उनके लिए बकरी शनि और खराब देता है। लेकिन पूरे 4 महीना 20 दिन नहीं, शुरू में तनाव बढ़ेगा, पहले महीने थोड़ा सा, दूसरे महीने थोड़ा और सा, तीसरे महीने थोड़ा और सा, चौथे महीने तक जाते जाते आपसे बर्दाश्त नहीं होती। तो 1 महीना 20 दिन खून के हाँ, आंसू रुला इसमें लास्ट के जाते जाते 20 दिन तो बस समझिए कि भगवान भरोसे गाड़ी चलती है। और किस राशि को? जैसे अभी मीन राशि के ऊपर है, हम्म, मीन राशि के ऊपर बकरी हो रहा है शनि, लेकिन एक अच्छी बात है शनि की कि इसको बृहस्पति की दृष्टि मिल रही है आज रात से, अच्छा। और दिसंबर तक शनि बकरी रहेगा। तो उसको बृहस्पति देखते रहेगा, तो शनि को बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाएगा, इसलिए बहुत बुरा नहीं जाएगा मीन राशि के लिए। जी। खराब है, खराब में अति खराब नहीं जाएगा। कुंभ राशि के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उतरती 7.5 धन का नाश देती है। कुंभ राशि जिनकी भी उतरती 7.5 धन का नाश देती है, कर्जदार बना देती है। ओके। राहु बैठा हुआ है तो उनको थोड़ा तनाव 10% और बढ़ जाएगा। दिसंबर में राहु निकलेगा, राशि को छोड़ेगा, और दिसंबर में शनि मार्गी होगा, तो कुंभ राशि वाले दिसंबर में बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। अब ढैया चल रही है सिंह राशि की, अब ढैया चल रही है धनु राशि की, इनके तनाव और बढ़ेंगे। बाकी मेष राशि को भी डिस्टर्ब करेगा। मीन राशि के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि, मीन राशि को उतना डिस्टर्ब नहीं करेगा। कुंभ को नहीं देख रहा, मेष को नहीं देख रहा। मेष राशि वाले परेशान होंगे, कुंभ राशि वाले परेशान होंगे, धनु राशि वाले परेशान होंगे, और सिंह राशि वाले परेशान होंगे, क्योंकि इनको बृहस्पति नहीं देख रहा, सिर्फ मीन राशि को देख रहा है। जी। भयंकर 7.5 है मीन राशि के ऊपर, फिर भी ये शनि बृहस्पति की कृपा दृष्टि में रहेंगे तो ये आपकी चीजों को बहुत नहीं बिगड़ने देंगे। बिल्कुल। इसी कड़ी में तो कई लोग कहते हैं कि हमारे जो योगी बाबा हैं मठाधीश, उन वो भी शनि की ढैया या 7.5 में है। कई लोग तो उनकी कुंभ राशि बताते हैं। अगले साल ही देखिए यूपी का चुनाव, और यही कारण है कि अब ढैया 7.5 बताई जा रही है योगी जी की। देखिए, मुझे कई बार तरस आती है, लोग इंटरनेट पे जाते हैं, डेट ऑफ बर्थ निकाल लेते हैं। मेरे को एक बड़े उनके करीबी सज्जन ने, बड़े अच्छे पोस्ट पे हैं, मेरे अच्छे संबंध हैं, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था एक बार कि योगी जी की 3 जन्म पत्रिका मेरे सामने है और अखिलेश जी की 5 जन्म पत्रिका मेरे सामने है। जी। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ रख लीजिए, आप किसी को दीजिएगा मत। मैं इंटरनेट के डेट ऑफ बर्थ को कभी इस्तेमाल नहीं करता। लोग मैं देखता हूँ रोज आते हैं इंटरनेट से डेट ऑफ बर्थ निकाल के भविष्यवाणी देके चले जाते हैं। मुझे हंसी आई थी, बीपी गोयल भारतीय विद्या भवन में ज्योतिष पढ़ाते हैं। ज्योतिष पढ़ना, ज्योतिष पढ़ाना और ज्योतिष करना तीनों अलग अलग काम। हो सकता है बहुत अच्छा ज्योतिष पढ़ते हो, प्रेडिक्शन अच्छा नहीं कर सकते। हो सकता है आप ज्योतिष बहुत अच्छा पढ़ाते हो, प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। हो सकता है आप ज्योतिष बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करते हो, आपको ज्योतिष का ज्ञान ना हो। मैंने तीनों तरह के लोग देखे हैं, गांव में बैठे हैं, खूब बढ़िया ज्योतिष कर रहे, जो बोलते हैं हो जाता है, ज्योतिष का कुछ भी ज्ञान नहीं, तुक्का मार रहे हैं, जब तक समय चल रहा है तुक्का चल रहा है। जी। कई लोग ज्योतिष अच्छा पढ़ा सकते हैं लेकिन वो ज्योतिष पे रिजल्ट नहीं दे सकते। बीपी गोयल ने पिछले ममता बनर्जी के चुनाव में इंटरनेट से डेट ऑफ बर्थ निकाल के भविष्यवाणी दे रहे थे वृष राशि पे। भाई जब डेट ऑफ बर्थ ही गलत है तो आप भविष्यवाणी कैसे दे सकते हैं? जी। योगी आदित्यनाथ जी का डेट ऑफ बर्थ मैं बता देता हूँ, मैं खोल देता हूँ, मेरे सिस्टम में खोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं खोल देता हूँ। तो यहाँ बिल्कुल बात साफ हो जाती है कि मोदी जी के बाद योगी जी की भी ओरिजिनल कुंडली आपके योगी पास। आदित्यनाथ जी का डेट ऑफ बर्थ है, ले लें, क्योंकि मैं कोई चीज पर्दा में नहीं रखता, बड़ी मेहनत से आई है। जी। 29 दिसंबर 71, 29 दिसंबर 71 रात को 8:57 पौरी गढ़वाल। सिंह लगन की कुंडली है, वृषभ राशि है। सिंह लगन वृषभ राशि। इंटरनेट पे क्या है वो मैं बता रहा हूं। इंटरनेट पे है 5 जून 72। 5 जून 72 के हिसाब से कुंभ राशि आती है। पूरी दुनिया कुंभ राशि पे पढ़े जा रही है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, तुम जिस डेट ऑफ बर्थ पे बात कर रहे हो एक बार चेक करो कि डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल है भी कि नहीं है। कुंभ राशि के ऊपर 7.5 चल रही है। अगर सचमुच की कुंभ राशि होती,
अभी मैं कर्नाटक की घटना बताऊं। मेरे एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं जिनके डी के शिव कुमार से बहुत गहरे संबंध है। मैं व्यक्तिगत जानता हूं, आज से नहीं 10-12 साल से। दिसंबर की घटना है, मैं उनके घर गया था खाना खाने। उन्होंने हमसे पूछा कि डी शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिसंबर में चर्चा चल रही थी कि सरकार हटेगी, तमाम चीज़ चल रही थी। मैंने कहा आप डी शिव कुमार की कुंडली दीजिए। उन्होंने दिया मुझे, उनकी कुंडली है मेरे पास। मैंने कहा असंभव, नहीं बनेंगे। बोले नहीं, आजकल में बनने जा रहे हैं, दिल्ली आके बैठे हैं, क्योंकि उनके बड़े करीबी हैं तो हर चीज़ उनके पास जानकारी थी। बोले बस बनने जा रहे हैं 2 से 3 दिन। मैंने कहा कि अगले 6 महीने तक नहीं बनेंगे। मैंने बोला 1 जून तक नहीं बनेंगे। आज सुबह मेरी बात हो रही थी, आज 1 जून है। बोले आपकी भविष्यवाणी सच हुई, कल या परसों शपथ लेंगे। ओके। कल या परसों। मैंने 1 जून उस समय बोला था। दिसंबर या नवंबर की घटना है, जब बोले कि हमारा डीके, उनको डीके बोलते हैं लोग, डीके मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैंने कहा नहीं बन पाए। बोले नहीं बनने जा रहे हैं, आ चुके हैं, बनने ही जा रहे हैं। मैंने कहा असंभव, 1 जून 2026 तक नहीं बन सकते। आज 1 जून है, रात को 2 बजे बृहस्पति चेंज कर रहे हैं। वो चाहे 2 को शपथ ले, 3 को शपथ ले, 4 को शपथ ले। इससे भी मजेदार एक प्रसंग सुनाता हूं। मेरे एक जानने वाले सांसद साहब थे, उनकी मीन राशि, 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था, कुछ उनके ऊपर कंट्रोवर्सी चल रही थी। यूपी में सारे लोगों का टिकट अनाउंस हो गया और मुझे याद है 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे थे और उनकी मेष राशि से दूसरा बृहस्पति टॉप का होता है और 7 पॉइंट का जुपिटर था। तो जब विवाद चल रहा था, मैंने बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 7 पॉइंट का जुपिटर आपको राजा बनाने आया है, राजा नहीं बनाएगा तो आपकी छवि को खराब नहीं होने देगा। कई बार हमारा ग्रह हमको बचाता भी तो है जी। राजा नहीं बना रहा, बचाव बहुत जबरदस्त कर रहा है। सारे लोगों का टिकट अनाउंस हो गया अप्रैल में, यूपी के सब लोगों का। लास्ट में 2-3 लोगों का बच्चा, वो भी अनाउंस हो गया और वहां नॉमिनेशन की आखिरी डेट थी 3 मई 2024 और मैंने कहा था 1 मई तक ना कोई आपका टिकट काट सकता है, ना आपकी कोई राजनीतिक षड्यंत्र सफल होंगे। और ये बात मैं मार्च से बोले जा रहा था, मार्च से टिकट बंटने चालू हो गए थे। अप्रैल में करीब सबके टिकट बंट गए, लोगों ने नॉमिनेशन की तैयारी भी कर ली और वहां 3 मई आखिरी डेट थी, लास्ट चरण का चुनाव था। 28 को परेशान हुए, बोले कि टिकट का क्या होगा, 3 तारीख तक आखिरी डेट है। सबके टिकट बट गए, सबने नॉमिनेशन कर लिया। बोले टिकट मैं ही लूंगा और नहीं तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा या फिर सपा से लड़ूंगा और कहीं से भी लड़ेंगे जीत जाएंगे, निर्विरोध जीत जाएंगे। मैंने कहा रुक जाइए, 1 तारीख तक उम्मीद है कि पार्टी आपको टिकट दे देगी। मैंने बोला 1 तारीख तक दे देगी, क्योंकि 3 को नॉमिनेशन था तो मैंने दिमाग लगाया कि 1 तक तो मिल ही जाएगा। 1 तारीख को अमित शाह जी का फोन आता, बीजेपी में थे, कि आप अपने बेटे को चुनाव लड़वाइए। अब अमित शाह जी बड़े आदमी, बड़े अच्छे संबंध, बोले ठीक है ओके, वो भी मान गए। 1 तारीख को जब उनका 7 पॉइंट हटकर 3 पॉइंट आया और जब हटा उसके बाद आया, मैं हमेशा गोचर की बात करता हूं, गोचर को मैंने 1 लाख बार अपने सामने रिजल्ट देते देखा, बदला नहीं कि रिजल्ट आ गया। ओके। वो मान गए, जो पिछले 3 महीना से नहीं मान रहे थे, बेटे के नाम पे मान गए। बेटा सांसद भी है, चुनाव लड़े, जीत गए। लेकिन उनका टिकट जब 7 पॉइंट जब तक था तब तक नहीं कटा। जब 7 पॉइंट हटता है, 15 मिनट बाद उनकी कॉल आती है और आधे घंटे में मान जाते हैं और अगले दिन नॉमिनेशन होती है। 3 तारीख को आखिरी डेट थी। मैंने अपने जीवन में भगवान के बाद, भगवान को तो मैंने नहीं देखा, ग्रहों को रिजल्ट देते हुए गोचर में देखा। गोचर में। लेकिन यहाँ पे जब आपने बात की योगी जी की और आपने बताया कि उनका वृषभ राशि सिंह लगन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं फिर ढैया में आ गए ना। कहाँ से ढैया आ गए? राशि पे तो शनि ढैया चले। सिंह राशि पे है, सिंह लगन पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या शनि लगन और राशि में भी हमेशा गोचर राशि से देखते हैं। उनकी ढैया और 7.5 शनि की, वो कुंभ राशि पे थी, उस पे कुंभ राशि थी, सिंह लगन कुंभ राशि। कुंभ राशि के ऊपर 7.5 थी। राशि से 12वां और दूसरा जब शनि जाता है तो 7.5 लगती है। ओके ओके। वृष राशि वालों का मैं
राजनीतिक भविष्यवाणी देने से बचना चाह रहा हूं। कई कारण हैं। लेकिन लोग तो आपसे जानना चाहते हैं कि संत जी योगी बाबा के लिए क्या सोचते हैं, उनके लिए क्या भविष्यवाणी करना चाहते हैं। मैं बंगाल के चुनाव से बेहतर भविष्यवाणी दूंगा, एक बार चुनाव की डेट आ जाए, क्योंकि मैं डेट देख के बगैर नहीं बोलता। आप खूब बढ़िया एग्जाम में दिया, आपका मूड खराब है, उस दिन बीमार हो गए, नहीं एग्जाम देने गए, टेंशन हो गई, बच्चे कहते खूब पढ़े थे, टेंशन हो गए, हम लिख नहीं पाए। एग्जाम का डेट इंपॉर्टेंट है। मैंने पश्चिम बंगाल चुनाव पे बोला था कि फर्स्ट चरण बहुत अच्छा जाएगा। मिथुन राशि का चंद्रमा है, बृहस्पति का नक्षत्र है, चंद्रमा गुरु के साथ है, हिंसा नहीं होगी, खूब खुशी से लोग मतदान करेंगे और धर्म के प्रति मतदान करेंगे। चुनाव का डेट इंपॉर्टेंट है। 2024 में मोदी जी ने जो भी डेट रखा यूपी में, सब खराब डेट पे था। किसी ने अखिलेश यादव के पिताजी अपनी चरम सीमा पर 37 सीट जीते थे। अखिलेश सपने में कल्पना नहीं किए होंगे कि 37 का 17 मिल जाएगी जी। बाकी मैं यूपी चुनाव बोल देता हूं। यूपी चुनाव मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोल दिया था कि नरेंद्र मोदी जी के कुंडली पे ही मैं बात करता हूं, और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली 1 जून 2026 से लेकर मई 2027 तक टॉप है, और मई 2027 से लेकर 2030 सुपर डुपर टॉप है। राशि से छठवां शनि व्यक्ति को कई हजार गुना ऊंचाई पे ले जाता है अगर व्यक्ति प्रयासरत है तो, और उससे पहले राशि से नवम बृहस्पति व्यक्ति को अनंत ऊंचाइयों पे ले जाता है, भाग्योदय होता है। तो मोदी जी का भाग्योदय 1 जून 2026 को होना था, जिसने अपना असर 30 दिन पहले दिया जी। पश्चिम बंगाल जिस तरीके से 2/3 बहुमत से जीते हैं, वहां कोई जाति पाति नहीं चली, सिर्फ हिंदू मुस्लिम चला। अगर उस तरह पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम हो जाए तो बीजेपी 400 सीटें जीतेंगे अकेले अपने दम पर। उसका प्रभाव 30 दिन पहले आया, और मोदी जी उत्तर प्रदेश खूब शानदार तरीके से जीतेंगे, खूब शानदार तरीके से। आपका ये भी कहना है? लेकिन मैं डेट आएगा तो मैं सीट बताऊंगा, परसेंटेज बताऊंगा, मैं सब कुछ बताऊंगा। पंजाब के बारे में बोल दूं। पंजाब अगला बंगाल आप बता के गए पिछली। हाँ, पंजाब अभी नगर निगम का चुनाव हुआ था, उसमें अरविंद केजरीवाल खूब जीते हैं, खुश हैं। नगर निगम चुनाव को दुनिया ध्यान नहीं देती। आप पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखिए, गुजरात से, दिल्ली से सारी ट्रेनें भर भर के लेबर गए वोट देने बीजेपी को देने वोट गए। मेरे तमाम 2 4 5 लेबर थी, मैंने फोन किया क्या काम है, गुजरात पश्चिम बंगाल जा रहा है, क्यों, वोट देने। 1 महीना के लिए मेड चली गई, मेरी मेड 1 महीना की छुट्टी लेके गई, अब 1 महीना बाद आएंगे। बोले क्यों, वोट देंगे, सरकार बनवाएंगे, फिर कुछ दिन रह के तब आएंगे। तो कम से कम मेरा मानना 10 15 20 लाख लोग ट्रेन पकड़ के पश्चिम बंगाल गए थे। ये जुनून था, ठीक उसी तरह का जुनून पंजाब में आने वाला है। जब चुनाव शुरू होते हैं तो जुनून पैदा होता है जी। और पश्चिम बंगाल का चुनाव 10 दिन पहले चालू हुआ था। तो जब पंजाब की डेट आएगी उस समय मैं आपको स्पष्ट बता दूंगा। अभी वर्तमान में जो मैं देख रहा हूं, अभी आज के वक्त में, कि बीजेपी वहां बढ़िया कर रही है। अभी आज के वक्त में अगर चुनाव हो जाए आज के आज, तो 50 सीट बीजेपी चुनाव जीत सकती है। वहां सबसे दुर्दशा अरविंद केजरीवाल की होगी। उनको 15 सीट मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं पंजाब स्पष्ट घोषणा करूंगा जब डेट आ जाएगी इलेक्शन की। यह भी कोई भविष्यवाणी नहीं है, मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं। मैं राजनीतिक भविष्यवाणियां डंके की चोट पर करता हूं जी, और कोशिश करता हूं कि 101% सही जाए। डेट आएगा, मैं पंजाब और यूपी दोनों पे बात करूंगा। तमिलनाडु पे मिस क्यों हुआ, मेरे को तमिलनाडु कुछ नहीं पता था। मुझे आप ही ने बताया था 2 पार्टियां हैं, एक स्टालिन और एक डीएमके, जिसका गठबंधन है एनडीए के साथ। मैंने कहा स्टालिन हार रहा है, स्टालिन नहीं आ रहा है, तो स्टालिन नहीं आएगा तो आएगा कौन, एनडीए। भाषा का ज्ञान है नहीं, वहां का कोई मेरा जानने वाला है नहीं। पश्चिम बंगाल से 10 हजार लोग मेरे को फोन किए। अब वहां से एक तीसरी पार्टी निकली, मुझे उसका कोई ज्ञान ही नहीं था, आपने भी नहीं बताया था कि तीसरी पार्टी भी लड़ रही है। जो आज के वक्त में हिंदुओं का अपमान करेगा वो सत्ता से बाहर होगा। ये अंतिम भविष्यवाणी। सत्ता में रहना है तो आपको हिंदू की बात करनी पड़ेगी, करनी ही नहीं पड़ेगी, चलनी पड़ेगी। पहले सुपरस्टार थे योगी आदित्यनाथ जी, उनके नक्शे कदम पे चल रहे थे हेमंत बिश्व शर्मा। ये 1 महीना में शुभेंदु अधिकारी ने सबको पीछे छोड़ दिया है। और अगर ये 5 साल रह गए
अब शुभेंदु अधिकारी से भी हार्ड लीडर किसी को बनना पड़ेगा, वैसा हार्ड लीडर आएगा तमिलनाडु में जाएगा, वैसा हार्ड लीडर पंजाब में चाहिए। हिंदुओं का ग्राफ चढ़ रहा है, उच्च का बृहस्पति हो रहा है। मैं पिछले पॉडकास्ट में बोला, देखिए बंगाल को तो अपना योगी मिल चुका है, यूपी को अपना योगी पहले से मिला हुआ है। क्या लगता है अब आपको पंजाब को अपना योगी मिलेगा? जरूर मिलेगा। पंजाब के लोग बहुत त्रस्त हैं, पंजाब के लोग नशे से त्रस्त हैं, हर घर में नशा चल रहा है। वहां के जो सिख लोग हैं वो भी कह रहे हैं कांग्रेस को मौका दे दिए, कुछ नहीं हुआ। अकालियों को मौका दिए, आम आदमी पार्टी ने सत्यानाश कर दिया, बीजेपी को मौका देते हैं। देंगे। जो सीमा बॉर्डर होता है वहां बीजेपी का रहना जरूरी है। वहां नशे से लोग एकदम त्रस्त हैं। अमित शाह जी ने बोला है कि 2050 तक हिंदुस्तान को नशा मुक्त कर देंगे, जैसे नक्सल मुक्त कर दिए नशा मुक्त कर देंगे। वहां लोग बीजेपी को लेके आएंगे। बृहस्पति उच्च का है, हिंदुत्व का बोलबाला होगा। जो भी हिंदुओं की बात करेगा, मैं कहता हूं आम आदमी पार्टी करे, उसकी सरकार बनेगी। आपका तो साफ कहना है जो सनातन का अपमान करेगा वो रोएगा। और हाल ही के चुनाव में हमने देखा ही है, अब जब हर प्रदेश को अपना योगी मिलता जाएगा तो क्या हम ये समझे कि हिंदू राष्ट्र का जो सपना है वो भी पूरा होता जाएगा? मेरा अपना अनुमान है समय 2 या 3 स्टेट बचे हैं। एक पंजाब, इस बार नहीं तो अगली बार पंजाब जीत जाएगी बीजेपी। दूसरा बचा केरला, केरला भी अगला जीत जाएगी। तमिलनाडु भी अगला जीत जाएगी। यही 3 स्टेट थे जहां बीजेपी विपक्ष में भी नहीं थी, 0/0 पे थी जी। बाकी तेलंगाना में ठीक थी, आंध्रा में ठीक थी, कर्नाटका में ठीक थी। तो हर जगह जब बीजेपी का अपना झंडा लहरा जाएगा तो ऑटोमेटिक सनातन आ जाएगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दुश्मनों के सीने में हिंदू राष्ट्र का ध्वज कौन गाड़ेगा? कौन होगा वो नायक, महारथी? आप प्रधानमंत्री का सवाल कर रहे हैं क्या? मेरा तो सिर्फ सवाल है। नहीं तो मतलब हर स्टेट का अलग अलग नायक होगा। राष्ट्र एक का नायक, राष्ट्र का महानायक वो कौन होगा जो हिंदू राष्ट्र का ध्वज बनकर, उनका ध्वजवाहक बनकर दुश्मनों के सीने में गाड़ेगा? वो योगी आदित्यनाथ। उन्होंने ही परंपरा चालू की है। उन्होंने ये परंपरा जो शुभेंदु अधिकारी आज कर रहे हैं, हेमंत विश्व शर्मा कर रहे हैं। आपकी जुबान में मोदी जी का नाम नहीं आया। मोदी जी लिबरल हो गए। जैसे आडवाणी युग में वाजपेयी जी लिबरल थे, आडवाणी जी हार्ड थे, वैसे आज के वक्त में मोदी जी लिबरल हो चुके हैं, योगी जी हार्ड हैं। हिंदू राष्ट्र की ध्वजा जो फहराएगा वो योगी आदित्यनाथ फहराएंगे। मोदी जी ऊंचाई पे ले जा रहा है, हर स्टेट में उनकी सरकार बनेगी। लिबरल होते जा रहा है। नायक के रूप में, जो हिंदुत्व के नायक के रूप में स्थापित होगा। जैसे हम बचपन में बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट देखते थे जी। आज के वक्त में मेरे एक अफसर से बात हो रही थी, यूपी का अफसर थे, बड़े प्रभावशाली अफसर थे। बात हो रही थी एक दिन, उन्होंने ये मुझे डेट ऑफ बर्थ दिया। ओके। हमसे पूछे कि इस बार यूपी के बारे में बताइए। मैंने कहा सर मैं यूपी के बारे में बताऊंगा डेट आने पर। बोले कि हम आपसे इस तरह बात कर रहे हैं, हम हर चुनाव में बात करते हैं, हर चुनाव में उनसे बात होती है। किसी मुद्दे पर हल्की नोकझोंक होने लगी। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं हूं, जो सत्य है मैं उसकी बात करता हूं। मैंने उनको एक सूत्र दिया, मैंने कहा राह चलते 100 लोगों को पकड़ लीजिए या किसी ऑफिस में घुस जाइए जहां 500 की टीम हो, आप 100 लोग खड़ा कर लीजिए, उसमें सब होंगे, अति पिछड़े, दलित, मुस्लिम, हिंदू सब होंगे। 100 खड़ा कर लो, पूछ लो यूपी में कौन बनेगा। मैं 95 की गारंटी देता हूं योगी आदित्यनाथ बोलेंगे। बोले हाँ ये बात सही है, लेकिन ब्राह्मण नाराज है। मैंने कहा ब्राह्मण जाएंगे कहां? क्या अखिलेश को यहां जाएंगे? अखिलेश का कौन सी इज्जत मिल जाएगी? वो नाराज है तो विकल्प क्या? मुझे 2022 पिछले से पिछले गुजरात चुनाव याद है, जब जीएसटी आई थी। जीएसटी शायद आई थी 2017 में। सूरत के व्यापारी नाराज थे, बहुत नाराज थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि इस बार हम सूरत में बीजेपी को वोट नहीं देंगे, और बीजेपी की स्थिति बहुत खराब थी। अमित शाह जी गए मीटिंग करने। अमित शाह जी समझाते समझाते थक गए, लोग नहीं माने। बोले ठीक है आप कांग्रेस को दे दो। बोले ना हम कांग्रेस को नहीं जिताएंगे, नाराज आपसे, वोट आप ही को देंगे, आपसे तो कई लाख गुना कांग्रेस खराब है। उसी तरह योगी आदित्यनाथ के अलावा विकल्प क्या है? मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, कोई राजनीतिक व्यक्ति मत हो, उसको किसी राजनीति से मतलब ना हो, कोई दल से मतलब ना हो। आप राह चलते 100 लोग उठा लीजिए जिनको पॉलिटिक्स से दूर दूर तक मतलब, उनके परिवार में कोई पॉलिटिशियन ना हो, वहीं से उठा लीजिए आप। मैं बंगाल चुनाव पे जब मैंने भविष्यवाणी की, मेरा चैनल बहुत छोटा है, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं लाइव पे बैठता था, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोग आते थे।
लाइव पर। सब लोग डरे हुए थे, गुरुजी अगर आपकी भविष्यवाणी गलत होगी, हम तो बड़े उम्मीद में हैं, हमें बचाइए। अब मैं भी दबाव में आता था। मैंने एक दिन एट रैंडम उस पर कहा कि आप लोग वोटिंग करो। मतलब सामने थे 40-50 हजार लोग दिख रहे थे, बाकी संख्या बंद होने के बाद दिखती है। मोटा मोटी 3-4 हजार लोगों ने कमेंट किया बीजेपी बीजेपी। 2 आदमी ने लिखा था टीएमसी। जी। काफी है। कई चीजों को लिए आपको बहुत लंबा चौड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चावल का एक दाना बता देता है कि चावल पका है या कच्चा। मैं अभी कोई राजनीतिक भविष्यवाणी नहीं दिया हूं, मैंने हिंट दिया है कि पंजाब में सबसे दुर्दशा होगी आम आदमी पार्टी की। ये नगर निगम के चुनाव को मत देखिए। और मुझे ऐसा लगता है कि यूपी इस बार प्रचंड बहुमत से योगी जी सरकार बनाएंगे। जो राजनीति से जुड़ा है, जो राजनीतिक पार्टी से, जो राजनीतिक घराने से है, उसके ओपिनियन को आप लीजिए ही मत। वृषभ राशि है योगी आदित्यनाथ की। राशि से 11वां शनि जिंदगी का सबसे टॉप समय होता है। ओके। राशि से 6वां, राशि से 3रा। टॉप का समय आने वाला है योगी जी? टॉप चल रहा है, चल रहा है, इससे भी सुपर टॉप। फरवरी 2028 तक है। ओके। और हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री बने सब 7.5 में बने। नरेंद्र मोदी 7.5 में प्रधानमंत्री बने। योगी आदित्यनाथ जी को 7.5 लगी 2030 में, 2037 तक रहेगी। 2027 से लेकर 2034, 2032 में प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं स्पष्ट नहीं बोलना चाह रहा था, बहुत सी चीजें होती जो बोलना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं कुछ भी बोल के निकल जाऊं संभव नहीं है। मैं वो बोलूंगा जो अंतिम सत्य है। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, बंगाल चुनाव पे 15 दिन तो बोले कि ममता जीत रही हैं, लास्ट के 5 दिन बोले कि ममता हार रही है। अब वो 15 भविष्यवाणी में लोग खुद कंफ्यूज हो गए कि आपने क्या बोला। मैं पहले दिन भी वही बोला, आखिरी दिन भी वही बोला। शनि का प्रभाव जीवन को बहुत ऊंचाई पर ले जाता है। राशि से 11वां शनि डायमंड होता है और इनका वृषभ राशि है। डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल जब तक मैं नहीं आता, मैं किसी राजनेता के ऊपर एक शब्द नहीं बोलता जी। बीजेपी के बारे में बोलना होगा, नरेंद्र मोदी की जन्म पत्रिका सामने रखूंगा। जो भी चुनाव होंगे 1 जून 2026 से लेकर अगले मई 2027 तक एक तरफा जाएगी। अब केरला नहीं जीत सकती ना, जहां केरला में आप कुछ है ही नहीं, वहां पे अगर आपका वोट परसेंट बढ़ गया, आपके 3 विधायक बन गए, वही बहुत बड़ी जीत है। एक नारा चल रहा है, 2016 में बंगाल में बीजेपी 3 सीट पे थी, फिर 77 पे गई और फिर पूर्ण बहुमत में आई। तो केरला में 3 है, तो कहीं अगली बार विपक्ष में न बैठे और उससे अगली बार सरकार न बना ले। जी। मैं किसी पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं कोई राजनीतिक संस्था से नहीं जुड़ा, जो दिख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। चलिए, संजय जी से ये तो समझ लिया कि भाई समय करवट बहुत जल्द लेने वाला है, समय बदलने वाला है, और इसी बदलते समय में हिंदू राष्ट्र का जो सबसे बड़ा ध्वजवाहक के रूप में किसकी तस्वीर अब उभरने वाली है। जाते जाते बस आपसे एक ही सवाल है, 1-2 सवाल है। क्या लगता है कि जब बात कर्क राशि की आती है, उस पर शुक्र का प्रभाव किस तरह का असर डालता है? जितनी महिलाओं की जन्म पत्रिका में लेडीज ज्यादा इमोशनल होती है। जी। जिस लेडीज की जन्म पत्रिका में कर्क राशि में शुक्र बैठा हो, वह अपने विवाह में खुश नहीं होगी। डिवोर्स हो या ना हो, दुखी मिलेगी। आजकल लोग कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, आजकल डिवोर्स लेके बाहर निकल जाते हैं। ये एक नया रूल मैं आपको दे रहा हूं। कर्क राशि का शुक्र 4 नंबर राशि, कर्क राशि में जिसका भी शुक्र बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, चौथे बैठ गया तो 200%। कहीं भी बैठा हो कर्क राशि का शुक्र, तो व्यक्ति अपने विवाह में खुश नहीं मिलेगा। पुरुष की भी जन्म पत्रिका में अगर कर्क राशि में शुक्र बैठा तो अपने पार्टनर से खुश नहीं होगा। आजकल बहुत से लोग आ रहे हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में चौथा घर कर्क राशि का होता है। और मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि कर्क राशि में चौथे घर में जिसका शुक्र बैठा, वो अपने विवाह में दुखी रहता है। तभी उसकी एक पत्नी घर पे होती है, एक पत्नी बाहर होती है। संत जी, इससे जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि अमूमन हम देखते हैं कि विवाह के उपरांत मौत नजर आती है, या तो दूल्हे की या फिर दुल्हन की। अभी देखिए वो ट्रिशा वाला केस आपके सामने है, और उससे पहले आपने देखा मुस्कान वाला केस है, जिसमें उसने अपने ही पति को मरवा दिया था। तो जब ऐसे होते हैं कि विवाह के बाद पत्नी खुश नहीं है और अचानक पता चलता है, घर वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, या कई दफ़ा ऐसा होता है कि उल्टा होता है, दूल्हा सुसाइड कर लेता है, तो इसके पीछे भी क्या ग्रह नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन आप देखिए ना, विवाह से उपरांत तो कुंडलियां मिलाई जाती है प्रॉपर। कौन सी कुंडली, किस प्रकार की कुंडली?
जो आप लोग मिलाते माता हैं, पिता तो कुंडली मिला के विवाह करते हैं ना तो बच्चों क्या की। कुंडली मिला रहा है? आप कुंडली क्या मिलाना है? कुंडली मिलाने के लिए लड़का का चंद्रमा, लड़की का चंद्रमा देखा जाता है, उसी से गुण मिलाया जाता है। जी जी। या ज्यादा से ज्यादा लोग मंगल देख लेते हैं हम्म। कि मांगलिक कुंडली है या नन मांगलिक है, बस इससे ज्यादा क्या मिलाते हैं? तो क्या आप ये कुंडली में देख के बता सकते हैं कि विवाह उपरांत दूल्हा दुल्हन में से कोई सुसाइड नहीं करेगा? मैं कुंडली मिलाते समय 4 चीज देखता हूँ। हम्म। पहला नंबर डिवोर्स, डिवोर्स है कि नहीं है। दूसरा नंबर संतान, जी। संतान होगी या नहीं होगी। सामने वाला अल्पायु है, दीर्घायु है। अच्छा, ये आप बता और सकते हैं। चौथा नंबर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्योंकि पैसे से विवाह चल रहा आज के वक्त में। जी जी जी। अब किसी की जन्म पत्रिका में अगर शुक्र 8वें घर में राहु से पीड़ित हो, या सप्तम का स्वामी 8वें घर में चला गया, मंगल शनि से पीड़ित हो गया, तो उस व्यक्ति की या तो हत्या हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा। ओके। ये रूल बता रहा हूं। अगर किसी की जन्म पत्रिका में कलत्र कारक ज्ञाति कारक के साथ बैठा हो, ज्ञाति कारक क्रूर ग्रह शनि हो, मंगल हो, और वहां राहु साथ में बैठे, तो उस व्यक्ति की जबरन मौत होती है, चाहे स्वयं से करे या दूसरा करे। तो वहां दिख जाता है हर चीज, हर चीज दिखती है। विवाह करना आज के वक्त में बड़ा आसान काम है। एक तो हो नहीं रही जल्दी शादियां, जी। लेकिन आसान काम है, 4 घंटे में शादी हो जाती है। हम एक सज्जन की शादी में गए थे, बड़े लोग थे, दिल्ली से गए थे, हम भी विशेष रूप से गए थे। मैं 5 ब्राह्मण को लेके गया था, बड़े विद्वान ब्राह्मण थे। जब पूजा कराने बैठे तो लड़के के पिताजी बोले कि मेरी 3 बजे की फ्लाइट है। कुछ नहीं था भाई, जो शादी करना है 3 बजे रात की फ्लाइट क्यों लेगा? और 2:15 हो रहे थे। तो पंडित जी पूजा करा रहे थे, उन्होंने कहा जल्दी। फिर हमको कई बार प्रेस डाला गया, 15 मिनट में निपटाइए। वो शादी 18 मिनट में निपटी। मैं 5 ब्राह्मण लेके गया था, विद्वान ब्राह्मण लेके गया, तो 6 घंटे शादी होती। लोगों को शादी नहीं करना, लोगों को फैशन परेड करना। 4 घंटे में शादियां हो रही है, विवाह से बाहर निकलने में 4 साल लग रहे हैं। कुंडली मिलाना दुनिया का कठिन काम है, मैं ही मिलाता हूं। मेरी मिलाई कुंडली में 200% शादी चलनी। मैं ये बता दूंगा मैरिज लाइफ कैसी है, खुश रहोगे नहीं खुश रहोगे, डिवोर्स होगा नहीं होगा। मैं कुंडली को कई दृष्टिकोण से देखता हूं। एक तो कुंडली के 9 ग्रह, नवमांसा के 9 ग्रह, 18 ग्रह। जी। फिर लड़की के 9 ग्रह, नवमांसा के 18 ग्रहों को मैं मिलाता हूं, और फिर मैं इसको 8 प्रकार से चेक करता हूं। वैदिक से, जैमिनी से, नाड़ी से, लाल किताब से, पराशर से। समय कब आ रहा है? एक कुंडली मिलाने में 2 घंटे लगते हैं। अगर मैं कुंडली मिलाऊं उसके बाद कोई घटना है तो बताइए। लोग क्या करते हैं, लड़का लड़की का चंद्रमा देखे, गुण मिला दिए, बात खत्म। पहले के जमाने में शादियां नहीं टूटती थी। शादी अच्छी और बुरी चलनी। जी। आज के जमाने में शादी टूटने के लिए हो रही है। तो आपको देखना पड़ेगा कि सामने वाले की दोनों की प्रकृति मेल खा रही है नहीं खा रही है। मैंने कल ही एक जन्म पत्रिका मिलाई, 1.5 गुण मिले थे, रिजेक्ट कर दिए थे। लड़की वालों ने रिजेक्ट कर दिया था, लड़की के पंडित जी ने रिजेक्ट कर दिया था। रिश्ता बहुत अच्छा था, लड़के को लड़की पसंद थी, लड़की को लड़का पसंद था। लड़का मेरे पास आया, लड़की अच्छी है, व्यवहार कुशल है, सब कुछ बढ़िया, अच्छे संस्कार हैं। पिताजी नहीं मान रहे, पंडित जी नहीं मान रहे, कोई तैयार नहीं शादी के लिए। मेरी पॉडकास्ट सुन के आए थे, मैंने कुंडली देखी, कुंडली बहुत अच्छी थी लड़की की, बहुत बढ़िया कुंडली थी। मैंने कहा आप शादी कर सकते हैं, अच्छी मैरिज लाइफ है। बोले अगर कोई घटना घट गई तो? पंडित जी कह रहे कि डेथ हो जाएगी। मैंने कहा मैं साबित नहीं कर सकता, बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। या तो आप मुझ पर भरोसा करो और आप शादी करो, 5 साल बाद आके बात कर लेना, 10 साल बाद बात कर लेना। इतने साल की उम्र है, ना तुम मरोगे ना लड़की मरेगी, मैरिज लाइफ अच्छी है। मैं गुण को नहीं मानता, मैं एक गुण पे भी शादी करा दूं, और 36 गुण पे रोज डिवोर्स हो रहा है, रोज। जी। तो गुण बहुत छोटी चीज है। कुंडली मिलाना कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। मैं जल्दी किसी कुंडली नहीं मिलाता। लोग आते हैं मेरे पास, कुंडली मिला देते, नहीं मिलाऊंगा, इसका चार्ज ये है। बोले करना क्या है? सिर्फ गुण ही तो मिलाना है। मैंने कहा मिलवा लीजिए। मिनिमम कोई शादी में 10 से 15 लाख खर्चे हैं, करोड़ों भी खर्च होते हैं। 10-15 लाख रुपया और साथ में डिवोर्स का ठप्पा। अगर आपको जरूरत है तो ले लीजिए। मृत्यु भी पकड़ी जाती है कि ये विवाह लंबा चलेगा, ये मृत्यु होगा, सुसाइड करेगा,
विवाह में खुश रहेगा या दुखी रहेगा, ये कुंडली में साफ साफ दिखता है। बिल्कुल और मैं कुंडली का विशेषज्ञ हूँ। जी मैं राजनीतिक भविष्यवाणियां जो कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग राजनीतिक भविष्यवाणियां पूछते हैं, जी आप मुझसे ज्योतिष पे सवाल करें, ज्योतिष के रूल पे सवाल करें। मैंने अभी कर्क राशि का शुक्र बोला है, जितने लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को वो देखें उनके कर्क राशि में शुक्र बैठा, अपने विवाह में दुखी है। 100 में 200 की बात कर रहा हूँ, 100 में 90 नहीं। मैं जितनी कुंडली आज तक देखा हूँ, लेडीज आती है कर्क राशि में शुक्र, विवाह में दुखी है, हाँ जी दुखी है, मैरिज बहुत अच्छी है, खुश नहीं है। अच्छा संत जी, ऐसे वो लोग कौन से हैं जो अपने विवाह में आनंदित हैं, उसकी पहचान भी बता दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल किए हैं। मेरे पास आते हैं लोग, कलयुग में 3 विश्वा पाप और 1 विश्वा पुण्य है। अगर कलयुग में 4 आदमी मिलेंगे आपको, तो 3 पापी होंगे, 1 पुण्यात्मा होगा। जी तो मैं हमेशा कहता हूँ धरती 70% लोगों से भरी पड़ी है, आवारा लोग से। 30% आज भी शरीफ है। बहुत सी जन्म पत्रिका आती है। स्त्रियों के अंदर अगर स्त्रियोचित गुण है, मर्यादा है, संकोच है, धर्म है, लज्जा है, तो स्त्री अच्छी है। स्त्रियों के अंदर स्त्रियोचित गुण होना अच्छी मैरिज की निशानी है। और पुरुष के अंदर भी सदाचार प्रवृत्ति होना अच्छी बात है। जैसे भगवान राम सदाचारी थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने कहा कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, क्योंकि पहले एक दशरथ जी की 3 शादियां थी, मर्यादा का पालन किए। तो राम मर्यादा पुरुष थे, और मां जो सीता जी थी वो धर्म की मूर्ति थी। बहुत सी जन्म पत्रिका आती है जो मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी शादी है, बोले हाँ जी हमारे पति देवता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारी पत्नी एकदम देवी है, एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, नैतिकता है। जी मतलब व्यक्ति के अंदर अच्छे संस्कार है। आती रहती कुंडलियां, लेकिन ऐसी रोज रोज नहीं आती, मुश्किल से 5, 7, 8%। तो इनमें भिन्नता क्या नजर आती ग्रहों में? अलग कुंडली होती है। अब जैसे मान ले कि मेरी आंख है, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था कि मेरा कैलकुलेशन कंप्यूटर से 1000 गुना तेज है। 1-2 लोगों ने सवाल पूछा कंप्यूटर से आप तेज कैसे हो सकते हैं। मैं डेट ऑफ बर्थ डाला नहीं, चक्र सामने आया नहीं कि मैं बोलना चालू कर देता, मेरी आंखें पढ़ना चालू कर देती है। कंप्यूटर इतनी तेजी में नहीं पढ़ सकता, कंप्यूटर टाइप करके लिखता है। कंप्यूटर को कह दे कि तुमको डेट ऑफ बर्थ डाल, बोलना चालू कर दो, बोलना चालू नहीं बोल पाएगा, मेरे से स्पीड नहीं है उसकी। एक तरफ कंप्यूटर बोले, एक तरफ मैं बोले कुंडली पर, मैं उसे 100 गुना ज्यादा स्पीड में बोल दूंगा। वो कैलकुलेशन करके धीरे धीरे बोलेगा, कैलकुलेशन करेगा, बोलेगा, या टाइप करता है फिर कैलकुलेशन करता है। जी नजर गई नहीं कि प्रोडिक्शन चालू। तो कुंडलियां अलग होती है। मेरे सर्किल में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली बहुत अच्छी है, मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी है। मैं कभी किसी कुंडली को देखता हूं, किसी की भी, आप भी अगर अपनी जन्म पत्रिका दिखाने आएंगे तो मैं कहूंगा आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस डाल के चुप रहिए। मैं देखूंगा क्या प्रॉब्लम है। समय खराब है, वहां से बोलना चालू करूंगा। मैरिटल लाइफ खराब है, वहां से बोलना चालू करूंगा। अगर मुझे कहीं से कुछ खराब नहीं दिख रहा और अच्छा दिख रहा, मैं बोलूंगा आपका समय बहुत बढ़िया चल रहा है, आने वाला कब समय खराब है। मैं अपनी तरफ से बोलता हूं 2 से 3 मिनट। जी खराब है वहां से शुरू करूंगा, खराब नहीं है तो बोलूंगा अच्छा चल रहा है, यहां खराब आ रहा है। उसके बाद में बोलता हूं आपके 1-2 जो सवाल है कर लें। किसी ज्योतिषी को अपना हिंट मत दो, डेट ऑफ बर्थ दो, उसको कैलकुलेशन करने दो, कैलकुलेशन कैसा जा रहा है। हमारे पास जो पीछे पॉडकास्ट में दिया था, 2-3 लोग आए, बोले आप तो बिना पूछे जवाब दे देते हैं। मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ आया, मैंने 7-8 सवालों के जवाब अपनी तरफ से दे दिए। मैंने कहा और कोई सवाल, बोले सब सवाल खत्म हो गए। मैंने कोई सवाल, बोले बचा ही नहीं। स्पष्टता के साथ। जी हाँ, क्योंकि रोज लोग मुझे आजमाने आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बोल के जा रहा हूं और लोग चुप लाए सुन जाते हैं, मेरी रोज परीक्षा होती है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बोला था जिन लोगों को अगर इस पर भ्रम है, मैं आज भी कहता हूं कि आप आ जाओ, आजमा के देख लो, और मेरे सामने तुम बैठ जाओ। मैं दे रहा हूं एक जन्म पत्रिका, तुम उसको पढ़ के दिखा दो, पढ़ के दिखा दो। मैं एक डेट ऑफ बर्थ रख दूंगा सामने, 50 जन डेट ऑफ बर्थ, कोई उठा के तुम एक बता दो जी, और तुम रखो 10, जितनी खराब अच्छी जन्म पत्रिका। अब एक सज्जन आए मेरे पास, कुंडली दिखाने लगे, सबकी उम्र पूछने लगे। 40-50 जन्म पत्रिका उन्होंने दिखा ली। उनको शादी करनी थी, तो किसी ने कह दिया लड़का अल्पायु है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, लड़का ठीक है 75, 2 उम्र होती है, एक 50 से ऊपर मध्यायु, 75 से ऊपर दीर्घायु। 4-5 जन्म पत्रिका दिखाए। मैंने कहा कि हाँ जी बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, 75 से। बोले सबको आप 75 से ऊपर बोल रहे। मैंने 75 से ऊपर जाएगा।
मृत्यु प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। जी। एक डेट ऑफ बर्थ उन्होंने लाया, मैंने देखा, मैंने समय तो 2023 से खराब चल रहा, मैंने कहा इसका समय 2023 से खराब गया, बहुत भी खराब स्थिति में रहा। अब इसका समय 2026 जून से बढ़िया आ रहा है। भाई जो मुझे खराब दिखा मैंने खराब बोला, मृत्यु नहीं पकड़ी जा सकती। समय खराब है तो उसमें कई बार आदमी की डेथ हो जाती है। जी। फिर मैंने बोला कि अब इनका 1 जून 2026 को जो बृहस्पति कर्क राशि में जा रहा था ये अच्छा जाएगा। ये घटना है नवंबर 2025 की। उसने बोले कि डेथ हो गई। मैंने कहा मरे हुए व्यक्ति कुंडली नहीं पड़ी जा सकती, इनका समय 2023 से खराब चल रहा था। बोले कार्डियो अरेस्ट से डेथ हो गई। मैंने कहा मैं भगवान नहीं लगा कि मैं मृत्यु बता दूं, समय खराब था, कुछ भी हो सकता है। समय अच्छा बुरा बताया जी, बताया जा मैं समय का मास्टर हूं। आप कोई पूछे कि हम कब मरेंगे वो भी नहीं बता सकता। मैं आइडिया दे दूंगा कि आप 75 से ऊपर क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मृत्यु भी बताना संभव है, पूर्ण रूप से नहीं। बिल्कुल। देखिए 100 बात की एक बात ये निकल के सामने आती है कि कुंडली भविष्य का एक वो आईना होता है, या फिर कोई कि भविष्य का वो ब्लूप्रिंट जो हमें आने वाले समय में क्या कुछ हमारे साथ हो सकता है हमें एक संकेत दे देता है। और देखिए संत जी के साथ बातें तो एकदम हमेशा लंबी खींची जाती हैं, और पुनः मिलेंगे ज्योतिष से जुड़े नए विषयों के साथ और नई प्रेडिक्शंस के साथ। और इसके साथ मुझे और संत जी को दोनों को अनुमति दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। राधे राधे।